नेक्स्ट वी डील विद एसिड बेस रिएक्शंस इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बेस रिएक्शंस डील करते टाइम क्या चेक करा जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा और करस्पॉन्डिंग वीक एसिड वीक बेस बनाएगा तो रिएक्शन फीजिबल होगी। अगर इसका उल्टा होगा तो रिएक्शन फीजिबल नहीं होगी। दूसरी बात आपको पता है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स में अगर एसिड स्ट्रॉन्गर होता है तो कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, और अगर बेस स्ट्रॉन्गर होता है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होता है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले से जानते हैं एनिक्रोम के टाइम से, अभी यहाँ पे इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। तो आप देखो, जैसे सपोज करो मैं आपके लिए एक इक्वेशन लिखूं। सपोज करो मैंने एसिटिक एसिड की रिएक्शन NaHCO3 से करी और इससे प्रोडक्ट बनाया CH3COONA एंड H2CO3। ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से कंपेयर करो तो यहाँ पे एसिटिक एसिड एक एसिड है तो उसको एसिड 1 लिख लेते हैं। H2CO3 दूसरा एसिड है, इसको एसिड 2 लिख लेते हैं। एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो है वो CH3CONA, उसको कॉन्जुगेट बेस 1 लिख लेते हैं। और उसके पीछे वाले में H2CO3 का कॉन्जुगेट बेस क्या है, NaHCO3, उसको कॉन्जुगेट बेस 2 लिख देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है पहले आपको? तो कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन अगर लिखी होगी एसिड बेस रिएक्शन, तो पहले आप एसिड्स और बेस मार्क कर लो। यहाँ पे एसिडिक एसिड एसिड 1 लिख लिया मैंने। दूसरा एसिड जो बन रहा है रिएक्शन में दैट इज H2CO3, उसको हमने एसिड 2 लिख लिया। एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है CH3CONA, उसको हमने कॉन्जुगेट बेस 1 लिख लिया। और H2CO3 का कॉन्जुगेट बेस जो है वो NaHCO3 है, उसको कॉन्जुगेट बेस 2 लिख लिया। ठीक है। अब आपको पता है कि अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ लिखें तो एसिडिक स्ट्रेंथ में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2CO3 होता है। याद है? कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। हम लोगों ने मीजोमेरिक इफेक्ट की एप्लीकेशन सीखी थी ये बात। क्योंकि कार्बोनिक एसिड में क्या होता है, क्रॉस कॉन्जुगेशन लग जाता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाती है। तो अब अगर हम कंपेयर करें यहाँ से, तो इस लॉजिक से अगर हम लिखेंगे तो एसिटिक एसिड तो स्ट्रॉन्गर एसिड लिखेंगे, तो कार्बोनिक एसिड वीक एसिड लिखेंगे। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, और एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक बेस हो जाएगा। तो देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मिंग वीक एसिड विद वीक बेस, इसका मतलब रिएक्शन फीजिबल है। तो अबव रिएक्शन इज फीजिबल। अबव रिएक्शन इज फीजिबल। समझ में आई टेक्निक? तो इसका मतलब इनडायरेक्टली अब अगर हम इसको टेक्निक समझें तो इसको अगर हम नोट बना के रूल बनाए तो क्या रूल बना हमारे पास कि हर वो एसिड जो कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, हर वो एसिड जो कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो NaHCO3 से रिएक्ट करके H2CO3 बनाएगा। और आप जानते हो H2CO3 थर्मली स्टेबल नहीं होता, तो उससे क्या बनेगा, CO2। तो इसको अगर क्वेश्चंस के टर्म में डील करें तो ये बात लिख लीजिए, ऑल द एसिड्स stronger than carbonic acid produces CO2 on reaction with NaHCO3। समझ में आया? अब देखो, अगर इसी में दूसरी रिएक्शन देखो, मैं यहाँ से फ्रेम करूँ तो लेटेस्ट से हमने फिनॉल लिया और इसकी रिएक्शन NaHCO3 से कराई, और इससे मैंने लिख दिया PHO-Na+ और H2CO3। बताओ, ये रिएक्शन फीजिबल होगी?
कैसे पता चला? कैसे डिसाइड कर रहे हो? आप तुक्का मार रहे हो तो मतलब थोड़ी निकल रहा है। किसको किसको कंपेयर करना है यहाँ पे? एल्काइन और अमोनिया को कंपेयर करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि जो एल्काइन का H प्लस है वो NH2 माइनस ने लिया है। तो एल्काइन और अमोनिया में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होता है? भूल जा रहा है, ऐसे तो काम तो ना चल पाएगा। ये एसिड 1 है, ये एसिड 2 है, ये इसका कॉन्जुगेट एस बेस 1 है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस 2 है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। कैसे पता चला? क्या तरीका सिखाया था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3 नाइट्रोजन। तो sp कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, कॉन्जुगेट बेस बना के चेक करना होता है, एक ही तरीका होता है। क्लियर? ध्यान से लिख लो, ये टेस्ट के फॉर्म में पूछा जाता है। ऐसे सवाल पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आंसर आएगा फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड। सवाल पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद NaOH बट नॉट विद NaHCO3। तो इसका आंसर आएगा फिनॉल। सवाल आएगा विच रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल बट नॉट विद NaOH। तो इसका आंसर होगा अल्कोहल। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है फ्यूचर में, और ये इस तरह के सवाल अभी आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। तो ये पॉइंट लिख लीजिए जरा एक बारी। ठीक है, तो आप देखो, अगर अब एक जनरल आइडिया लिखें एसिडिक स्ट्रेंथ का, अगर हम एक रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ लिखें तो सबसे हाई एसिडिक स्ट्रेंथ नॉर्मली हम लोग सल्फोनिक एसिड लिखते हैं। सल्फोनिक एसिड के बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हम लोग स्क्वेरिक एसिड लिख सकते हैं। या पिक्रिक एसिड लिख सकते हैं। या थोड़ा एक मिनट उल्टा लिखो, पिक्रिक एसिड पहले लिखो। पिक्रिक एसिड के बाद स्क्वेरिक एसिड लिखो।
इसके बाद ऑक्जेलिक एसिड लिखो। जैसे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा जनरलाइज करके लिख दिया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर केसेस स्पेसिफाई करके लिखना हो तो मैं स्पेसिफिक लिख दूँ क्या? मतलब यहाँ पे ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड लिख लो तो अच्छा रहेगा। मैं चलो ऐसा करता हूँ, एसिड ही लिख देता हूँ सीधे सीधे। पहला केस लिखो CF3SO3H। फॉर्मूले के साथ लिखो, जनरलाइज करके मत लिखो, या मतलब रेंज याद रखना है तो भी जनरल जनरल रेंज भी लिखवा दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा आइडिया रहता है ना तो कंपेयर करना आसान हो जाता है। तो पहले ट्राईफ्लोरो सल्फोनिक एसिड लिखो। इसके बाद बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिखो, C6H5SO3H। ठीक है। इसके बाद ट्राईफ्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लो, CF3COOH। ये सब आप आसानी से समझ रहे हो, माइनस आई ग्रुप लगा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। इसके बाद हमने पिक्रिक एसिड लिखा, स्क्वेरिक एसिड लिखा, फिर ऑक्जेलिक एसिड लिख लो। ऑक्जेलिक एसिड के बाद नेक्स्ट लिखेंगे फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के बाद लिखो बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के बाद लिखो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के बाद लिखो थायोफिनॉल। उसके बाद पैरानाइट्रोफिनॉल। उसके बाद लिख लो कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड के बाद लिखो फिनॉल। फिनॉल के बाद मेथनॉल। मेथनॉल के बाद वाटर। वाटर के बाद अल्कोहल। उसके बाद थोड़ा और जनरलाइज करके लिखो तो अल्कोहल के बाद लिख लो अल्काइन। अल्काइन के बाद अमोनिया। अमोनिया के बाद एल्कीन, और फिर एल्केन्स लिख सकते हैं। ये एक टेंटेटिव आइडिया लिख दिया मैंने आपके लिए। ऑल ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, कितना भी लिखूंगा तो एंडलेस प्रोसेस है, बट एक मोटा मोटा अंदाजा रखना है तो इतना तो कम से कम पता करके रखो आप। ठीक है। तो जैसे सबसे पहला केस लिख ले रहे हैं हम यहाँ पे, अब नोट बना के ये चीज लिख लो जरा। सबसे पहला केस लिखेंगे स्क्वेरिक एसिड। तो पहले पॉइंट पे लिखो स्क्वेरिक एसिड स्क्वेरिक एसिड इज मोर एसिडिक ड्यू टू इट्स एरोमेटिक कॉन्जुगेट बेस। उसको स्क्वेरिक एसिड बोलते हैं। स्ट्रक्चर लिख लो तो आपको समझ आ जाएगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं स्क्वेरिक एसिड। ये एरोमेटिक कैसे दिखेगा आपको बताऊं? ये एसिड है, इससे अगर दोनों H प्लस निकाल दूंगा तो अगर आप इसका रेजोनेंस लिखेंगे तो देखो आपको डायरेक्टली समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इधर से शिफ्ट करके इधर लाए तो ये इधर शिफ्ट कर जाएगा।
समझ आ रहा हो? रेजोनेंस लिख लोगे इसका, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ध्यान से लिखिएगा तो आपको देखो आइडेंटिकल रेजोनेंस बनते हैं इसमें। तो यहाँ से जो माइनस चार्ज था वो मूव करके देखो आगे चला गया। ऐसे आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसको एरोमेटिक पहचान लोगे कैसे? जो ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक करके प्लस माइनस चार्ज लिख लो, तो कार्बन पे दोनों प्लस और बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड आएगा तो 6/2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोक्लाइज की वजह से एरोमेटिक लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंपाउंड जो हमने लिखा हुआ है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, लॉजिक समझ में आ पा रहा है? माइनस चार्ज शेयर्ड बाई माइनस ऑक्सीजन इज मोर एसिडिक। नाइट्रोजन पे आएगा तो नेक्स्ट नंबर, कार्बन पे आएगा नेक्स्ट नंबर, और नीचे जाएंगे तो ऐसे चेक करते जाना। तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही मेन खेल है। देखो ऐसे बन जाएगा, माइनस चार्ज ऑक्सीजन चल के दूसरे ऑक्सीजन तक पहुंच गया। अब ऐसे नीचे वाले NO2 फिर साइड वाले NO2 के साथ भी यही काम कर सकते हैं। लिख लोगे आगे रेजोनेंस? बोलो जल्दी। तीसरे पॉइंट में लिख लो, ethanol is slightly more acidic than water while, अब ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, while other alcohols are lesser acidic than water। इसमें क्रॉस ना हो रहा है, एक्सटेंडेड हुआ, एक माइनस चार्ज चल के दूसरे ऑक्सीजन तक पहुंच गया। कर सकता था, बिल्कुल आगे भी जा सकता था। तो क्रॉस का हुआ, उसके पास दो ऑप्शन हुए ना। जिस ग्रुप को रेजोनेंस करना उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, तब क्रॉस नहीं होता है। क्रॉस तब होता है जिससे रेजोनेंस करना उसके बाद दो ऑप्शन। हाँ, समझ गए ना भाई? इसके बाद ये केस और लिख लो मेथनॉल का। ये चीज अलग से लिख लेना, ओनली ऑन हीटिंग ऐसा इंक्लूड करेंगे। मतलब अगर सवाल ऐसे लिख के आएगा पैरानाइट्रोफिनॉल के साथ NaCO3 और हीट लिखा हुआ है तो रिएक्शन करानी है, और अगर हीट नहीं लिखा है तो नो रिएक्शन भी लिख सकते हैं। समझ गए ना? तो ये बाउंड्री लाइन केस है, इससे स्ट्रॉन्ग एसिड जितने भी होंगे वो सब कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन के फॉर्म में इसको कर लो, क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, हमारे कोर्स में ये सवाल बहुत बार आता है। तो उसको जरा ठीक से क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो। क्वेश्चन में लिखो, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग produces CO2 on treating it with NaCO3। ठीक है, तो C6H5SO3H, CH3COH, HCOH,
उसके बाद पिक्रिक एसिड, फिर 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, उसके बाद पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, फिनॉल, स्क्वेरिक एसिड, एंड अल्कोहल। ठीक है, इतने केस हैं हमारे पास। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रीटमेंट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो रूल आपको पता है कि जितने भी एसिड्स कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं वो सब CO2 प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस CO2 ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मैंने एग्जांपल्स लिखे, मैं आपको मार्क करना है। लॉजिक मैंने आपको सिखाया है कि बाउंड्री लाइन केसेस में केवल ध्यान रखना होता है, दैट इज पैरानाइट्रोफिनॉल। तो अगर जैसे मान लो इस सवाल का आंसर लिखना है तो अब जरा मैं मार्क करना स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। तो यू विल चेक, सबसे पहले सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, एसिडिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है, फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है, पिक्रिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल भी लेंगे। अब इस केस में कंडीशनल हो जाएगा, इसको टिक मारेंगे अगर ऑन हीटिंग का केस है। अगर हीटिंग के साथ कर रहे हैं तो ये टिक है, अदरवाइज क्रॉस है। ठीक है, नॉर्मल केस में इसको इंक्लूड नहीं करते, हीटिंग की कंडीशन में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। पैरानाइट उसके बाद वाले फिनॉल तो नहीं इंक्लूड करते हैं, सो ऑर्थो और मेटा नॉट इंक्लूडेड। या अगर और प्रिसाइसली लिखूँ तो आप पैरानाइट्रोफिनॉल हमेशा इंक्लूड करते रहना, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही इसमें। फिनॉल के केस में इंक्लूड नहीं करेंगे, स्क्वेरिक एसिड इंक्लूड कर लेते हैं और अल्कोहल इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ गए? इज दैट क्लियर? तो ऐसे आपको कार्बोनिक एसिड के केस डील कर लेते हैं। तो देखो, अगर हम रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन लिखें तो मैंने पहले दो केस में बोला यहाँ पे लगभग बराबर होता है, अगर कभी एग्जैक्ट ऑर्डर फॉलो करना पड़े तो यही सीक्वेंस फॉलो कर लेना। इसके बाद एक केस मैंने देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो ट्राईमिथाइल कार्बोकेटाइन है इसमें 9 अल्फा H होते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का यही एक केस है जो रेजोनेंस में डोमिनेट करा देते हैं हम लोग। तो 9 अल्फा H की वजह से ये C6H5CH2+ से ज़्यादा स्टेबल काउंट कर लेते हैं। उसके बाद अगले वाले केस आपको क्लियर है, फिर आगे रेजोनेंस है, फिर अल्फा H है। तो फिर अगर यहाँ पे T3 चेक करोगे तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से बेसिस पे लिखा हुआ है। लाइक वाइज हम लोग आगे चेक करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये टेंटेटिव ऑर्डर है जिसको हम लोग कॉमनली सवाल करते टाइम यूज कर सकते हैं। एक दो जगह टेक्निकल केसेस है, वहाँ को ध्यान रखना है। ठीक है, अब ऐसे अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फ्री रेडिकल लिखें तो फ्री रेडिकल में भी सिमिलर ऑर्डर बनेगा, बस उसमें ध्यान ये रखना होता है कि वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन उतना डोमिनेटिंग फिनोमेनन नहीं होता है, तो रेजोनेंस ही हमेशा डोमिनेट करेगा। नेक्स्ट लिखेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी में देखो, मैंने आपको ध्यान से देखना है एक बार कि ये वाला रेडिकल देखो इससे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है रेडिकल्स के केस में उतना डोमिनेट नहीं कर पाता है, जो कि कार्बोकेटाइन में डोमिनेट कर गया था। तो 9 अल्फा H की स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा काउंट कर दी थी कार्बोकेटाइन के केस में। देखो यहाँ पे ध्यान से, कार्बोकेटाइन में अगर आप नोटिस करोगे तो ये कार्बोकेटाइन देखो इससे ज़्यादा स्टेबल लिखा हुआ है, रेडिकल में ये चीज़ उल्टी होती है। उसके बाद आप आसानी से 2 डिग्री से 1 डिग्री और मिथाइल रेडिकल कंपेयर कर लेंगे, रेजोनेंस डोमिनेटिंग होगा हमेशा। कार्बोनाइन्स के केस में देखो पहले रेजोनेंस डोमिनेट कर रहा है, ये तीनों के चारों केस देखो रेजोनेंस के हो गए। और उसके बाद यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन का रोल ही नहीं होता, कार्बोनाइन स्टेबिलिटी हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन से नहीं डिसाइड करते हैं, तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट लगेंगे। यहाँ मिथाइल देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। यहाँ पे ये कुछ ऑर्डर कार्बोनाइन के कार्बोकेटाइन से मैच करेंगे और कुछ अपोजिट होते हैं, इसलिए कार्बोनाइन स्टेबिलिटी कंपैरिजन हमेशा इंडिपेंडेंट सवाल होता है कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के साथ। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, दिस इज कॉल्ड ज्विटर आयन, जैसे को हम लोग डाइपोलर आयन भी बोलते हैं। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके डाइपोलर आयन क्रिएट कर लेता है, जिसको हम लोग ज्विटर आयन बोलते हैं।
So when acids and bases, basic groups are present together in a molecule, then they react with each other, forming a dipolar ion known as zwitterion. ऐसे केस में क्या होगा कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो चुके हैं. So in such case, acidic and basic strength decreases significantly and it corresponds to conjugate acid and conjugate base respectively. Mostly ये concept हम लोग अमाइनो एसिड्स के केस में अप्लाई करते हैं, या बेटर टू से अल्फा अमाइनो एसिड्स के केस में फॉलो करते हैं. तो अगर हम एक अल्फा अमाइनो एसिड लिखें, तो अल्फा अमाइनो एसिड में लेट्स से एक सिंपल एग्जांपल लिखता हूँ. लेट्स से यहाँ पे एक CH3 है, ये CH है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और एक अमोनिया अमाइन ग्रुप है. तो अब अगर ध्यान से देखो तो आपको COH एसिडिक लग रहा होगा और NH2 बेसिक लग रहा होगा, बट एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और जैसे मैंने लिखा है ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये एग्जिस्ट करते हैं इसके डाइपोलर आयन फॉर्म में. मतलब ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का H+ है वो यहाँ पहुँच जाएगा और ये CO- यहाँ बन जाएगा. पॉइंट समझ में आया? इसको हम लोग बोलते हैं zwitterion. समझ में आया? तो हमें पहले क्या लग रहा था, ये कंपाउंड एसिडिक इसकी वजह से, COH की वजह से, बट एक्चुअली में एसिडिक किसकी वजह से, NH3+ की वजह से. हम इस कंपाउंड को बेसिक समझ रहे थे बिकॉज ऑफ NH2, बट ये एक्चुअली में बेसिक किसकी वजह से, CO- की वजह से. अगर आप COH स्ट्रॉन्गर एसिड है तो CO- उसका कॉन्जुगेट बेस है तो बहुत वीक बेस हो जाएगा, और NH2 स्ट्रॉन्ग बेस था तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो गया, NH3+, तो वो बहुत वीक एसिड हो जाएगा. तो मतलब पहले स्ट्रक्चर से देख के जो हमें लग रहा था कि मॉलिक्यूल बहुत स्ट्रांगली एसिडिक या बहुत स्ट्रांगली बेसिक होगा, वो एक्चुअली में बहुत वीकली एसिडिक और बहुत वीकली बेसिक कैटेगरी में चला जाएगा. तो जहां कहीं पे भी zwitterion मिल जाएगा वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाएगी. पॉइंट समझ में आया? तो अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे फॉलो कर लें तो आप चाहे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कराएं चाहे बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कराएं, जहां पे भी zwitterion मिलेगा वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाएगी. फिर उस ग्रुप का -I या +M या -M इफेक्ट ना देखते हुए zwitterion फॉर्मेशन पे ध्यान दिया जाता है. ठीक है, हमने क्वेश्चन लिखा कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ इन द फॉलोइंग. तो देखो ऐसे केस में आपको देखो डायरेक्टली समझ आना चाहिए, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ NH2 ग्रुप है, तो यहाँ पे एकदम से zwitterion फॉर्मेशन हो जाएगा. कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए और बढ़िया काम क्या करते हैं, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह SO3H लिख देते हैं. ये सवाल और टफ हो जाता है, क्योंकि जैसे SO3H लिखा और कोई रट के आया कि सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है तो उसका काम बिगड़ जाएगा. तो यहाँ पे सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, बिल्कुल सही है, बट ये NH2 के साथ लिखा हुआ है तो यहाँ पे बनेगा zwitterion, और zwitterion बनेगा तो ये वीक, सबसे वीक एसिड की कैटेगरी में चला जाएगा. समझ में आया? हमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड दिख रहा था बट ये zwitterion में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको नंबर 4 कर देंगे सीधे बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि और किसी में zwitterion बनेगा नहीं, तो ये नंबर 4 हो गया. उसके बाद बाकी इफेक्ट्स देखोगे ग्रुप का, तो यहाँ देखो ये +M करेक्टर लगा रहा है और यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन लगा रहा है. तो अगर कोई ग्रुप +M करेक्टर लगाएगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, तो COH के साथ उसका रेजोनेंस बढ़ जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. और यहाँ पे इसका केवल हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है तो +M डोमिनेटिंग काउंट करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होने की वजह से ये नंबर 3 हो जाएगा, ये नंबर 2 होगा और ये नंबर 1 होगा. ठीक है, सिमिलरली अगला केस देख लो, कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ इन द फॉलोइंग केस. zwitterion वाला केस समझ गया ना, लीस्ट एसिडिक कर देंगे उसको उठा के दूरा, क्योंकि वो SO3H की वजह से एसिडिक होगा ही नहीं, वो एसिडिक होगा NH3+ की वजह से, और NH3+ की एसिडिक स्ट्रेंथ डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक एसिड से नीचे काउंट करेंगे. अगला केस देखो, कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ इन द फॉलोइंग केसेस. तो इस केस में देखो क्या हो रहा है हमारे पास कि NH2 ग्रुप लगे हुए हैं सब में, यहाँ पे देखो COH होने की वजह से zwitterion बन जाएगा, zwitterion बनेगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी, तो इसको तो नंबर 4 लिख देना बिना टाइम खराब किए. अब इसके बाद का जो दूसरे ग्रुप बच रहे हैं वहां देखो इसका +M करेक्टर लगा रहे हैं, इसका -M करेक्टर लगाएंगे. तो +M करेक्टर लगाएंगे तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो NH2 का लोन पेयर रेजोनेंस में कम आएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. और NO2 लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेक्टर लगेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में कम हो जाएगी, तो NH2 का लोन पेयर रिंग में ज्यादा जाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी. तो ये नंबर 3 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा और ये नंबर 1 हो जाएगा. समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? तो zwitterion जहाँ भी आएगा वहाँ पे इमीडिएटली बेसिक स्ट्रेंथ में सिग्निफिकेंट डिक्रीज आ जाएगी. क्लियर? ये आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो गया. ठीक.